तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत समंदर के बीच में एक बोट पे सवार उशोइनमारू और उसके फेलो मेंबर से होती है। तभी वहाँ पे मौजूद योमसा बिगड़ी बिगड़ी हालत में कहने लगता है, ओए हम यहाँ पे मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए आए थे, ना कि सीड वीट के लिए। जबकि उधर ही मित्सुहाशी की हालत उससे भी कई गुना ज्यादा बदतर होती है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे मौजूद ओसकी अपनी बैलेंसिंग आर्ट में प्रैक्टिस कर होता है, जो कि सुमो के लिए एक इंतहाई जरूरी चीज है। क्योंकि तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग को ही लेके सबको बताने लगता है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम जीन कॉकटियो था। तो यार उसने पूरी की पूरी सुमो को द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग का करार दिया। तो हाँ यार आम अल्फाजों में सुमो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने सामने वाले अपोनेंट के बैलेंस को बिगाड़ के उसको सीधा जमीन में पटक डालना। उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के उशोइनमारू सहमत होकर कहने लगता है, समझ गया, बोर्ड के यूं हिलने के दौरान बैलेंस को बरकरार रखना, इसके कारण हम उन मसल्स को मजबूत कर पाएंगे जिससे हम अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं। सारे कामों को निपटाने के बाद जब वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, उशोइनमारू गरीतो से सवाल पूछते हुए कहने लगता है, तुम्हें वो लम्हा तो याद है ना? ये जैसे जैसे कह रहा होता है हमें उन दोनों के बीच में एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उशोइनमारू और गरीतो आपस में टेलीफोन में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे गरीतो कहता है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में नहीं देखा, ये नहीं कि मैं वक्त पे पहुंच नहीं पाया, बल्कि ये तुम काफी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। गरीतो ये कहते कहते थोड़ी देर रुक जाता, फिर काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, ए उशोइनमारू, क्या तुम्हें वाकई में सुमा पसंद है? जो सुन के उशोइनमारू उससे भी कई गुना ज्यादा सीरियस होके उसका जवाब देते हुए कहने लगता है, एक ऐसा सवाल था, जाहिर सी बात है मुझे सुमो पसंद है, और ऊपर से मैं योकोजुना स्टाइल को इस्तेमाल करता हूँ जीतने के लिए, क्योंकि इसे काफी ज्यादा और भी मजेदार बनाता है। तो ये सुन के कहता है, तुम अभी तक एक मैच भी नहीं जीते जब से तुमने मिडिल स्कूल में ज्वाइन किया है। क्या तुम्हें हारना पसंद है? क्या तुम्हें अभी भी मजा आ रहा है? योकोजुना स्टाइल से लड़ना एक अच्छी चीज है, पर क्या इससे एक और अच्छा तरीका नहीं है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कामयाब भी होगे। फ्लैशबैक से बाहर उशोइनमारू उससे ये भी बताता है, मुझे मास्टर यामातो कुनी ने वही चीज बोली थी, वही अल्फाज बोले थे जो उस रोज, जो उस लम्हे में, उस वक्त में तुमने मुझे कहे थे। मुझे सीधा सीधा मास्टर योकोजुना से खुद ही लेक्चर मिला था। मास्टर ने उशोइनमारू से कहा था, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वहीं पे मौजूद सारे के सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये वही लड़का नहीं है जिसे एलिमेंट्री स्कूल में योकोजुना का टाइटल मिला था, पर हाँ उस वक्त से उसका कद लगता है अभी तक नहीं बढ़ा, और अपने इसी साइज की वजह से ये आजकल कम ही पार्टिसिपेट करता है। वहीं पे मौजूद जो कि उशो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, मास्टर उन्हें कहने लगता है, अपनी जबान संभाल के बात क्या करो। हालांकि उशोइनमारू उन्हें बता देता है उसे इन चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद भी मास्टर उसे फिर भी कहने लगता है, हाँ वो सब तो ठीक है, पर खैर यार तुम्हें नहीं लगता कि वाकई में छोटे कद होने के बावजूद भी सामने से टूट पड़ना एक बेवकूफी है? उशोइनमारू मास्टर यामातो कुनी से कहने लगता है, पर आप भी तो अपने करियर में सीधा सीधा टूट पड़ते थे। मास्टर उसे साफ साफ बताता है, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है, मतलब के सुमो से हट के भी वो हर चीजों पे सामने से फेस करते हैं। इसकी ये बात सुन के उशोइनमारू भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तो ठीक है फिर, तो यही तौर तरीका, यही उसूल आज से मेरी जिंदगी में भी। इसके साथ ही साथ उशोइनमारू सख्त लहजे में कहने लगता है, वैसे भी मैं एक योकोजुना बेल्ट तो पा ही चुका हूँ, और इसके साथ ही साथ अब मैं दूसरी को भी पाऊंगा। उसने मुस्कुराना है वो अभी से ही मुस्कुरा ले। पोटेंशियल, उसका जज्बा देख के वो मास्टर भी कहने लगता है, तो ठीक है फिर, आज के बाद से 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस करो, और इसके बाद तो मुझे आके बता सकते हो तुम्हारी जिंदगी का क्या असूल है। तो हाँ यार यहाँ पे ये फ्लैशबैक खत्म होता है। उशोइनमारू गरीतो को भी बता देता है कि उस लम्हे के बाद, उस वक्त के बाद, उस समय के बाद मैंने जरा सा भी अपना इरादा को तर्क नहीं किया। देखिए गरीतो भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ यार। इसके बाद वो भी काफी सीरियस होके अपने मन ही मन में कहने लगता है, यही वजह से तो मैंने इस चीज की भी तैयारी कर रखी है। दोनों के पीछे बाकी चारों भी आपस में मस्ती और बातों में लगे होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे कुनिसाकी ये बताता है कि मेरा गोल अभी भी मिक्स मार्शल आर्ट ही है। के साथ ही साथ उसने रिसर्च भी की होती है आखिर प्रोफेशनल सुमो रेसलर बनने के लिए क्या करना होता है। यहाँ पे वो आखिर में उसका एक पॉइंट ये होता है कि अगर तुम वाकई में प्रोफेशनल बनना ही चाहते हो तो तुम्हें एक फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में तुम्हारी हाइट एटलीस्ट 67 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। क्योंकि मियाशाकी काफी हैरानगी से कहने लगता, तो इसका मतलब तो ठीक उसकी बात से सहमत होके ओसकी बोलने लगता, हाँ उशोइनमारू जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले, सर से लेके पैरों तक का जोर लगा ले, लेकिन वो कभी भी प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं खिला सकता। योमसा आगे से काफी परेशानी में कहने लगता है, तो फिर आखिर क्यों
क्यों वो इतनी मेहनत कर रहा है, फिर क्या चीज अभी तक उसे मोटिवेट कर रही है। यार अब अगला सीन डोजो में होता है, जहाँ पे किरीतो ने सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल ट्रेनिंग रेजिमेंट्स तैयार किए होते हैं। वहीं पे मित्सुहाशी सवाल पूछते हुए कहने लगता है, सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें ट्रेन कर रहे हैं, पर आप खुद भी तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो शायद हमारे साथ आपको भी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। किरीतो बता देता कि मैं किसी भी प्रोफेशनल बाउट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने को जा रहा। हाशिकी काफी हैरानगी से कहने लगता है, मैं तो एक रूकी हूँ, अगर आप मेरी जगह ले ले तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात से योमोसा भी सहमत होता और वो कहता, अगर तुमने वाकई में सुमो एक जमाने में खेल रखी है तो फिर तो तुम्हें हमारे साथ जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक और चीज, अगर तुम वाकई में काबिल हो हमें लीड करने के, मेरे ख्याल में तुम्हें सबूत भी देना चाहिए। किरीतो काफी चिड़चिड़े अंदाज से जवाब देता है, क्या ही सर का दर्द है। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मित्सुहाशी मेरे लीड के थ्रू तुम जैसे को तो हरा ही देगा। हालांकि ये सब कुछ सुन के मित्सुहाशी की काफी ज्यादा परेशान हो जाता। किरीतो कहता, फिक्र मत करो। यार अब देखते ही देखते बाउट होने को जारी होती है, मित्सुहाशी वर्सेस योमोसा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाउट की शुरुआत में योमोसा उस पे काफी ज्यादा सुमो स्लैब की बारिश कर डालता है। एक लम्हा आता है जिसमें योमोसा सर से लेके पैर तक का जोर लगा के एक दमदार सुमो स्लैब मारने को जा रहा होता है। बीच में तो चिल्लाते हुए कहता है, यही है तुम्हारा मौका। पाते ही मित्सुहाशी अपने हाथ से उसके हाथ को नीचे की तरफ धकेलता, इससे के कारण योमोसा का पूरा बैलेंस आउट हो जाता और वह जमीन पे गिर जाता। किरीतो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, जब तुम सुमो स्लैब से वार करने को जा रहे होते हो अपना सारा का सारा अपर बॉडी का दम अपने हाथ पे लगा देते हो, तक तुम अपनी टांगों को भूल ही जाते हो। तुम अपनी टांगों पे जरा भी फोर्स का यूज नहीं करते। जब वार करने के लिए तुम्हारी कमर आगे की तरफ झुकती है, हमारे पैर पीछे की तरफ बेबस हो जाते हैं। हमारा पूरा का पूरा जोर अपर बॉडी की तरफ होता है। बस तुम्हारे हाथ को नीचे धकेल के तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट अगर तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम जमीन पे गिर जाते हो। आखिर इतना कुछ देखने के बाद कुनिसाकी चिहिरो उससे सवाल करता है, तो ठीक है फिर तुम मेरे बारे में क्या करोगे। तो प्रोफेसर आपने मेरे लिए कौन सा लेक्चर तैयार कर रखा है। तो हाँ यार अब अगली बाउट होने को जा रही है, मित्सुहाशी वर्सेस कुनिसाकी चिहिरो। उसकी उस दौरान अपने मन ही मन में कह होता है, जरूर उसने योमो को हरा दिया और जो अगला है वो रेसलिंग चैंप है। वो ये सब कुछ सोच रही होता है कि उसी बीच में बैटल शुरुआत होते ही बैटल खत्म भी हो जाता। जीत मित्सुहाशी की होती। फिर किरीतो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, हमारे कदम की हील हमेशा लड़ते वक्त ऊपर होती है, तक तुम्हारा पैर पूरा जमीन पे होगा ही नहीं तो तुम ग्रिप अपनी कैसे बरकरार रख पाओगे। जब मित्सुहाशी वर्सेस ओज़की होने को जा रहा होता है, किरीतो मित्सुहाशी को समझाने लगता है कि तुमने उसके खिलाफ कैसे जीतना है। बाउट की शुरुआत में मित्सुहाशी उसके पाँव के एंकल से पकड़ के पीछे की तरफ पटक डालता। किरीतो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लोअर बॉडी ही स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारी लोअर बॉडी इस्तेमाल ना हो तो तुम्हारे अपर बॉडी को हराना काफी ज्यादा इजी है। अगर तुम उससे वक्त पे धकेल देते वो तुम्हारे इतना करीब आ ही ना पाता। इतना कुछ देखने के बाद योमो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहने लगता है, तो मैं मान ही गया, ये बकवासी शख्स हर चीज को समझता है। वहीं पे मौजूद कुनिसाकी चिहिरो कहने लगता है, मैं समझ गया, तुम हमें सिखा रहे हो कि अपने अपोनेंट की कमजोरियों से कैसे फायदा उठाना है। किरीतो काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है, ऐसी बात है ही नहीं, जो प्रोफेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जरा सी भी कोई कमजोरी नहीं है। तो पता है वो इस गेम के पुराने खिलाड़ी है, जबकि तुम्हें तो देखो तो सही, तुम लोग अभी अभी उठ के आए हो। किसी ने तुम लोगों को मुंह धोना भी सिखाया है या नहीं। पर फिक्र किस चीज की है, ऐसी ही जगह पे मेरा किरदार तुम लोगों के काम आएगा। जहां तक तुम लोगों को मित्सुहाशी से हारने की बात है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को मित्सुहाशी की मदद से दिखाया है वो तुम लोगों की कमजोरियां नहीं है, बल्कि ये वही एरियाज है जिनको तुम लोगों ने मजबूत करना है। और इस बच्चे कुछ टाइम में हम उन वेपन्स को संवारेंगे जो तुम लोगों के किनारा कश में पड़े हुए हैं। अगर तुम पूरे तरीके से बेहतर भी ना हो पाए, पर फिर भी तुम्हें बस एक खिलम मूव की जरूरत होगी। एक ऐसा मूव हम डेवलप करेंगे जिसके थ्रू तुम अपने आप को प्रोफेशनल सुमो रेसलर कह पाओगे, जिसके थ्रू तुम नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, इसके थ्रू तुम अपने सामने खड़े होने वाले को हर एक को पटक पाओगे। और अब जहां तक हिनोमारू तुम्हारी ही बात है, तुम एक जबरदस्त किस्म के फाइटर हो, पर सुधार करने की हमेशा से जगह होती है, तो इसलिए मैं तुमसे खुद ही रेसलिंग करूंगा। यार अब अगले सीन में दोनों के बीच में बाउट होने को जा रही होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर हिनोमारू इसी बीच में फ्लेम से उभरने लगता है। वो किसी को भी अपने सामने से आने से रोकता नहीं है, और जब वो उसके सामने आ खड़ा होता है वो उसे फौरन से एक ही झटके में जमीन पे पटक डालता है। जबकि उधर ही दूसरी ओर किरीतो उसे सुमो के रिलेटेड हर एक नॉलेज मालूम है कि
अच्छे से अच्छे चैम्प्स वगैरह को भी टफ टाइम दे सकता है। बाउट की शुरुआत होने से पहले उशो इनोमारू काफी सीरियस होकर कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो रिंग में जरा सा भी वो पर्सन नहीं होता जो तुम मुझे देखते हो। फिर ही तभी उसे बता देता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। मैं तुम्हें बता दूं उशो इनोमारू, मैं तुम्हारे ही रूल्स को फॉलो करने को जा रहा हूँ। तुम पे बिना स्ट्रेटेजी के सामने से टूट पड़ूंगा ताकि तुम मेरी बात को समझ सको। बाउट की शुरुआत होने को जा रही होती है, किरीहितो अपना स्पाइडर स्टैंस ले लेता है। साफ पता चलता है कि ये भी काफी गहराइयों से अटैक करता है। बाउट की शुरुआत में किरीहितो काफी तेजी से उशो इनोमारू की तरफ बढ़ के उसे टक्कर मारता। किरीहितो इतनी तेजी से बड़ा होता कि अच्छे प्रेडिक्ट न कर पाते। ये देख के ओज़ुकी कहने लगता है, इसने तो उशो इनोमारू को मजबूर कर डाला कि वो भी उसका नीचे से सामना करे। इसकी वजह से अब उशो इनोमारू अपने फुल फोर्स से उसे पीछे धकेल नहीं सकता। त्सुहाशी ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि हाँ यार, यहाँ तक वो उशो इनोमारू के आगे भी खड़ा हुआ है, नजर से नजर मिला के। अलबत्ता इसी बीच में उशो इनोमारू अपना हाथ उसकी गर्दन में डाल के उससे पीछे धकेलता। इसके बाद उशो इनोमारू के हाथ जब जैसे जैसे फ्री होते हैं वो उस पे सुमो स्लैब से टूटा पड़ता। उसके एक एक सुमो स्लैब के पीछे इतनी बड़ी फोर्स होती है। किरीहितो भी उसे महसूस करके उसके स्टाइल की दाद देने लगता, उसके योकोजुना स्टाइल की दाद देने लगता। उसके पैशन और उसके गरूर की दिल ही दिल में दाद दे रहा होता। उशो इनोमारू सुमो स्लैब से उसे धकेलता धकेलता रिंग के पीछे ले आता, यहाँ तक वो रिंग से बाहर होने को जा रहा होता। देखते ही देखते वो उशो इनोमारू का हाथ पकड़ के सही रिंग से बाहर फेंकने की बाजी पलटने की कोशिश करता। और उशो इनोमारू ऐनी मौके पे अपने पैर से अपने आप को रोक लेता, रिंग में एक बार फिर से अपने कदम जमा लेता। देखते ही देखते वो दोनों के दोनों एक दूसरे की मवाशी बेल्ट को पकड़ लेते। जिस तरीके से दोनों ने पकड़ा होता उसे राइट हैंडेड ग्रिप कहा जाता है, जो देख के ओज़ुकी भी रियलाइज कर जाता कि हाँ यार, किरीहितो तो वही कर रहा है जो उशो इनोमारू कर रहा है, मतलब कि उसका ही योकोजुना स्टाइल को यूज कर रहा है और वो भी उसके ही खिलाफ। इतना कुछ देख के, इतना कुछ महसूस करके उशो इनोमारू गुस्से से कहने लगता है, मैं क्या लगता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो? मैं पता ये कैसे खत्म होगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पे पटक डालूं। तुम क्यों मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम क्यों मुझसे करवाना चाह रहे हो, या फिर तुम मेरी 3 साल की मेहनत को गले लगाना चाहते हो? जैसे जैसे उशो इनोमारू 100 व्हील टेक्निक का यूज करके किरीहितो को जमीन के बल पटकने को जा रहा था, किरीहितो को वो लंबा, वो मौका, वो समय, वो टाइम, वो याद आता जिस वक्त उशो इनोमारू को उसने कहा होता सबसे ज्यादा मेहनत करते हो पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कामयाब भी होगे। इसी को याद करके किरीहितो अपने मन ही मन में कहने लगता है, उस दिन के लिए, मुझे उस लम्हे के लिए, मुझे उस वक्त के लिए, बल्कि मुझे आज तक उस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें ये क्यों कहा। मैंने उसे सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए देखा और उसकी कदर करने के बजाय मैंने उसके मुंह पे कह दिया। उशो इनोमारू, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये तुम्हें दोबारा कभी नहीं कहूंगा। ये वजह से अब मैंने एक रास्ता ढूंढ ही लिया है कि तुम भी एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर बन सकते हो। ही तो ये जैसे जैसे कह रहा होता है वो भी उशो इनोमारू वाली 100 व्हील टेक्निक वो भी उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगता, मतलब कि अब दोनों एक ही टेक्निक का यूज करके एक दूसरे को पटक रहे हैं। मैं ले लेता हूँ तुम्हारी सुमो को, उस सुमो को जो कि कुसानाकी चिहिरो को नहीं हरा सकती, उसे मैं सिर्फ और सिर्फ मासी करार देता हूँ। वो अब सिर्फ और सिर्फ एक गुजरा हुआ वक्त है। यहाँ पे किरीहितो उशो इनोमारू की टेक्निक का यूज करते करते उसके साथ ही साथ अपनी टेक्निक को भी कंबाइन करता है। वो अपने पैर से उशो इनोमारू के पैर को ही उठा देता है, ट्रिपल कॉम्बो टेक्निक। पर ऐसा करते हुए दोनों का बैलेंस आउट हो जाता। हाँ यार, अब हमें दिखाया जाता है उशो इनोमारू पीठ के बल जमीन पे गिरा होता है, दूसरी ओर किरीहितो के हाथ और उसके घुटने जमीन पे होते हैं। किरीहितो काफी बढ़ के सांसें ले रहा होता है, उसके पास जरा भी बात करने का भी स्टेमिना नहीं बचा होता। पर वो उशो इनोमारू से कहता है, ख्याल में मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पहले से ही पता तुम्हारे साथ क्या हुआ। उशो इनोमारू की टेक्निक के साथ ही साथ अपनी टेक्निक को कंबाइन किया, मतलब कि 3 अटैक्स को एक ही टेक्निक में। त्सुहाशी कहने लगता है, तो इसका मतलब तुम हमारे उशो इनोमारू को एक नई टेक्निक सिखाना चाह रहे हो। उशो इनोमारू जैसे जैसे उठने लगता है तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, शायद जरूर, मगर हाँ इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। ओज़ुकी आगे से कहने लगता है, सारी सी बात है, 2 मूव को एक बार में लाना आगे ही काफी ज्यादा मुश्किल है, पर अब तुम लोग उल्टा अपने 3 मूव की बात कर रहे हो। जिस दौरान तुम ये करने लगते हो, अगर ये उस दौरान फेल्ड हो जाए फिर तो तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं होगा। खैर यार, उशो इनोमारू किरीहितो को शुक्रिया कहता। किरीहितो अभी भी काफी ज्यादा सांसें ले रहा था और वह सांस लेते हुए कहने लगता है, एक वक्त था जिसमें मैंने तुम्हारी सुमो से इनकार कर दिया था, पर अब मैं और देखना चाहता हूँ अपने से बड़े बड़े लोगों पे सीधा टूट पड़ना और उनको ही जमीन में पटक डालना, जो कि तुम्हें लोगों के बीच में अपने आप में ही खास बनाता है।
तुम्हारी अपनी योकोजुना स्टाइल का नाम होगा हिनोमारू सुमो। सबके बात करी तो डोजो के चेंजिंग रूम में जाने लगता है कि थोड़ी देर बाद मित्सुहाशी उसकी ग्लासेस उसे देने जाता है। कुनिसाकी चिहिरो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो प्रोफेसर और मैं और उशो हिनोमारू हम तीनों टूर्नामेंट्स में काफी ज्यादा तबाही मचा देंगे। उशो हिनोमारू काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है बुरा ना मानना और तुम्हारे मूड की तबाही के लिए करी तो किसी भी टूर्नामेंट में एज अ मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि उसे लंग्स की बीमारी है। उसके लंग्स काफी ज्यादा कमजोर है। उसकी सांस एकदम फूलने लगती है। स्टेमिना इंतहाई कम है। अगर वो थोड़ी देर भी ज्यादा लड़े तो काफी ज्यादा रिस्क है। वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स तक ही सही तरीके से लड़ सकता है। मित्सुहाशी की ये जान के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। उसे काफी ज्यादा दुख होता है। करी तो उसे बताता है मैंने अपनी किस्मत को ही लानत पुकार दिया। मैं अपनी सारी की सारी हिम्मत मोटिवेशन खो चुका था। यहाँ तक एक वक्त था जिसमें मैं सुमो क्विट करने का भी सोच रहा था, पर फिर मैंने एक शख्स को देखा था इसकी किस्मत भी मेरी तरह ही खराब थी। यहाँ पे किस्मत उसका मजाक उड़ाया करती थी। और सबके बावजूद भी उसका जज्बा, उसका घमंड टूटा ना और वो कंटिन्यू करता चला गया। करी तो काफी ज्यादा सुमो से प्यार करता था। तो मित्सुहाशी उसे कहता है तो यही वजह से हमने सुमो रेसलिंग के बजाय ये डिसाइड किया कि तुम सुमो कोच खिलाओगे। करी तो इस पे हाँ ही कहता और वो कहता मैं ये चाहता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ ताकि वो तो कामयाब हो ही जाए। यहाँ पे बात उशो हिनोमारू की हो रही है। आखिर तक उस सुन के मित्सुहाशी को मजीद अफसोस हो रहा था। कहता पर फिर भी तो तुमने हार कभी नहीं मानी। ये किस्मत, ये दुनिया मुझे जैसे अरे गहरे को एक चांस दे रही है, पर फिर आखिर तुम्हें क्यों नहीं। करी तो उसकी बात से एग्री ना करता और वह कहता तुम एक असली सुमो रेसलर हो। हमारी प्रैक्टिस के बाद मैंने तुम्हें देखा था काफी बार रात को अकेले में ट्रेनिंग कर रहे होते हो। तो क्लब के 5th मेंबर तुम ही खिलाओगे मित्सुहाशी के। तरी दूसरे लोगों को भी ये सुन के अफसोस होता कि एक टैलेंटेड पर्सन एक ऐसी चीज की वजह से सफर कर रहा है जिसका उस पे कंट्रोल ही नहीं है। योमोसा कहता है वैसे ये बात तो हिनोमारू की ही है। हिनोमारू का कद भी छोटा है। वो कभी भी असली प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं खिला सकता। तो बताओ आखिर क्यों उस चीज के लिए मेहनत करो जिसको तुम कभी जिंदगी में पा ही नहीं सकते। तभी करी तो बीच में आके कहने लगता है क्योंकि इसके अलावा भी एक और रास्ता भी है। इंटर हाई इंडिविजुअल चैंपियन से नाम दिया जाता है हाई स्कूल योकोजुना। अगर कोई इस टाइटल को पा ले उसे जापान के हर एक नेशनल चैंपियन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। कुनिसाकी चिहिरो कहता है आखिर वो क्या होता है। उसे उसे समझाते हुए कहने लगता है ये एमेचर्स आम लोगों की जर्नी होती है। ऐसा टूर्नामेंट जिसमें कॉलेज स्टूडेंट से लेके एडल्ट्स तक पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तुम जीत जाओ तो तुम माकुशिता डिवीजन में एंटर कर जाते हो। जिन्हें पसंद किया जाता है उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती है लेवल्स के मुताबिक, डिविजन्स के मुताबिक। करी तो बताता है कैप्टन अगर तुमने सारे रूल्स पढ़े हो तो वहाँ पे ये भी लिखा था कि हाई स्कूल योकोजुना को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो फिजिकल एग्जाम्स के बिना पर प्रोफेशनल सुमो टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब योकोजुना बनना हिनोमारू का मुकद्दर होना चाहिए। रितो अपना सर झुका के सबसे कहने लगता है प्लीज मुझे इजाजत दो, तुम सबका कोच खिलाऊं और इसके साथ ही साथ हिनोमारू सुमो को परफेक्ट करना चाहता हूँ। मैं उसको बनाना चाहता हूँ जो वो बनना चाहता है। दूसरे सीन में सोस्के अपने फादर एक रियल योकोजुना के आगे सर झुका के बैठा होता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी नाफरमानी करके बाउट में पार्टिसिपेट किया था। रियल योकोजुना उसका फादर उससे पूछता है तो बताओ बेटा कैसा फील हुआ था। सोस्के इसके जवाब में कहता है मुझे वो याद आ गए, वो लम्बे वो मौका जिस वक्त में मुझे कितनी मोहब्बत होती थी सुमो से। इसके अलावा भी काफी ज्यादा स्टूडेंट है जो कि हाई स्कूल कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं और उनसे भी मुझे वही फीलिंग आती है। उन सबको हरा के मैं टॉप सुमो रेसलर बनना चाहता हूँ और आपके बेटे होने के नाते इस समय एक इज्जत, एक ऑनर की बैच की तरह अपने सीने से लगा बैठ के चलूंगा। रियल योकोजुना इसके जवाब में कहता है ये पहली बार तुमने अपनी डिजायर्स शेयर किया है। आज के बाद से वैसे ही जियो जैसे कि तुम्हारा दिल चाहे। और मैं बता दूं ये वही है मास्टर यामातो कुनी। इसने एक वक्त में उशो हिनोमारू को भी लेक्चर दिया था। वो उससे पूछता है अपने बेटे से आखिर कौन है वो शख्स ने तुम्हारे सोए हुए जज्बात को जगा दिया था। वो नाम लेता उशो हिनोमारू। ये नाम सुनते ही उससे भी वही वक्त याद आता है जहाँ पे उशो हिनोमारू ने कहा होता है कि वो योकोजुना का टाइटल को पा के ही रहेगा, जिसने हंसना है वह अभी से हंस ले। दूसरे सीन में एक बार फिर से करीहितो की तरफ शिफ्ट होता है जो कि वो अपना सर झुका के बैठा होता है। ओज़की एज अ कैप्टन उससे कहता है अपना सर मत झुकाओ। तो यार करीहितो उशो हिनोमारू से कहने लगता है सिर्फ सोस्के ही नहीं कि तुमने सिर्फ सोस्के को ही हराना है, इसके अलावा भी कंट्री में काफी लोग मौजूद हैं जिनके पास नेशनल मोनिकर टाइटल्स मौजूद है। इससे एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल योकोजुना भी है। ये सुन के योमोसा काफी हैरान होता और चिहिरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता।
इनोमारू सुमो कहने लगता है इनको हरा के इनकी ही बेल्ट लेना वो मेरा गोल था। वो काफी हैरानगी से कहने लगता है तुम्हारा गोल था अब नहीं। इनोमारू सुमो आगे से कहता है शायरी सी बात है, अब मेरा गोल इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। ना कि सिर्फ अब में बल्कि अब हमारी पूरी टीम जापान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाएगी। ये सुन के सारे लोग अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठते। ये सुन के ओज़की ये जान जाता अब वो अपना सर झुका के हितो से रिक्वेस्ट करता है एज अ कैप्टन प्लीज हमारे ग्रुप के कोच खिलाओ। हम तो ज्यादातर उशो से उम्मीदें लगा बैठे थे जो कि अच्छी बात नहीं है। उशो ने बिल्कुल सही बात किया है, उशो की बात ठीक है। सिर्फ उशो ही नहीं बल्कि अब हम भी जापान के बेस्ट खिलाने चाहिए। तो फिर कर ही तभी मुस्कुराते हुए डेविल सी लुक से कहने लगते हैं तो ठीक है फिर कल अपने आप को कमर तोड़ ट्रेनिंग के लिए तैयार रखना। तो हाँ यार ये एपिसोड कहने को जा रही है कि आगे दमदार टूर्नामेंट शुरू होने को जा रहा है। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।